ये स्वागत है आप सभी का गणित शास्त्र में। आज हम ये चर्चा करेंगे कि किस तरीके से बीटेक बीएस 103 जो आपका सब्जेक्ट कोड मैथमेटिक्स है उसमें कैसे फर्स्ट सेमेस्टर को हम पास करें। उस पास करने के लिए हमें सिर्फ 5 या 6 क्वेश्चंस के बिहाफ पे किस तरीके से हम तैयार करके उसे कंप्लीट पास करें। टोटल हमारा ये जो लेक्चर है ये ओरिएंटेड रहेगा कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जिसे कहते हैं कि सभी लोग कहते हैं कि मैथ में बड़ा बैक लगता है, आज क्लियर कराते हैं इसे। ठीक है, तो मैं आपको कुछ चुनिंदा क्वेश्चन दूंगा, बताऊंगा कि आप इसी फॉर्मेट के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, कौन से नंबर पे क्वेश्चन रहेगा मैं आपको ये भी बताऊंगा, और फिर आपकी जो प्रिपरेशन है वो इस कदर हो जाएगी कि आप बहुत आराम से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एकदम मजे मजे में पास करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला हमने क्वेश्चन लिखा, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। आपने पढ़ा होगा कैलिस हैमिल्टन थ्योरम, every square matrices satisfy its own characteristic equation। तो इसी थ्योरम पे ये क्वेश्चन रहेगा जो 7 नंबर में आएगा। लोकेशन होगा इसका दूसरे के ए पर या तीसरे के ए पर, इन दो जगहों पे ये क्वेश्चन आपको मिलेगा 7 मार्क्स में। कैलिस हैमिल्टन थ्योरम का यूज करके आपको इस मैट्रिक्स का ए इनवर्स कैलकुलेट करना है, दिए गए मैट्रिक्स ए का इनवर्स कैलकुलेट करना है। हमने क्या, सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो हमें मैट्रिक्स दिया गया हम उसे उतार लेंगे। उतारने के बाद से हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप क्लास 12 से पढ़ रहे हैं और वहां पे आपको बताया गया है कि आप किस तरीके से डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा आई को 0 मान करके आप सॉल्व करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के लिए आपने बहुत सारे तरीके सीखे होंगे, जिसमें मैं बहुत ही फेमस तरीका मैंने आपको बताया है कि आप सबसे पहले लिखेंगे लैम्डा क्यू, फिर सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स लिखेंगे 4 + 1 इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस s1 प्लस s2 प्लस s3 माइनस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे आप लेमडा क्यू लिखेंगे, फिर लेमडा स्क्वायर, फिर यहाँ पे आ जाएगा लेमडा माइनस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। कोफिशिएंट की जब हम बात करेंगे तो ये प्लस माइनस चलेगा, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। डायगोनल का जब हम सम करेंगे तो 4 1 1 रहेगा। यहाँ पे देखिए सम मैंने लिखा हुआ है। s1 प्लस s2 प्लस s3 क्या, हमारा क्वेश्चन ये है। तो S1 की जो वैल्यू है वो आप यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग मूव करेंगे, यानी इस 4 को छोड़ करके 4 जो जिस एलिमेंट को सेलेक्ट किए उस रो और उस कॉलम को डिलीट करने के बाद जो मैट्रिक्स बनती है 1 - 2 2 और 1। फिर दूसरी हमारी मैट्रिक्स है, जो ये एलिमेंट है इसको हम डिलीट करेंगे और यहाँ से आ जाएगा 4 1 1 1। फिर जो हमारी तीसरी मैट्रिक्स है इसको हम डिलीट करेंगे 4 3 2 1। तो इस तरीके से हमारे पास ये 3 s1 s2 s3 आ गए। इनको इनकी जगह पे पेस्ट कर देंगे। कैलकुलेट करने का तरीका बहुत इजी है, 1 1 जा 1 माइनस 2 2 जा 4 यानी कि -4, तो ये 5 आ गया। इस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे। डिटरमिनेंट निकालना आपको आता ही है, तो आप इन सभी डेटा को ले करके इसमें भर देंगे तो ये आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखिए आपके सामने दिया गया है। इस तरीके से इस मैट्रिक्स का जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा क्यू माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा माइनस 11 इक्वल टू 0। देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया। अब बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम, बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम, कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या कहते हैं कि दुनिया की कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो वो अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जरूर सेटिस्फाई करती है। मींस एवरी स्क्वायर मैट्रिसेस सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इस बिहाफ पे आप देखिए, यानी कि अगर मैं इस लेमडा को a से रिप्लेस कर दूं तो यहाँ पे a क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 11i इक्वल टू 0। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एक आ गया है। और फिर आगे कहा जा रहा है कि आप इसका यूज करके क्या कैलकुलेट करिए, ए इनवर्स कैलकुलेट करिए। तो ए इनवर्स जब हमें कैलकुलेट करना रहेगा तो दुनिया में आप जानते हैं अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स एग्जिस्ट तभी करता है व्हेन जब आपका डिटरमिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसको बना देंगे इक्वेशन नंबर 1, फिर लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स इन इक्वेशन 1। हम लोग इक्वेशन 1 में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, ए इनवर्स ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 11i इक्वल टू 0। ये i इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि 11 एक नंबर था
और नंबर को आप मैट्रिक्स में ऐड नहीं कर सकते हैं, तो आप वहां पे आई स्टैंड फॉर द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर एज द ऑर्डर ऑफ ए। यानी कि अगर ये 3x3 की मैट्रिक्स है तो हम इस आई को ही 3x3 की ही मैट्रिक्स लेंगे। ठीक है, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए आधार बराबर पढ़े होंगे बचपन में 7वीं क्लास में जब आप थे, तो वहां पे पढ़ाया गया था कि जब बेस बराबर हो तो पावर को ऐड किया जाता है। तो यहां से आपको आ जाएगा ए स्क्वायर, देखिए 3 - 1 यानी 2। फिर इसी तरीके से यहाँ पे पावर ऐड करेंगे तो 6a, यहाँ पे पावर ऐड करेंगे तो a इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से 11 के साथ में a इनवर्स आ जाएगा इक्वल टू 0। जैसे ही हम इसको राइट साइड में भेजेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 11a इनवर्स इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 6i, और यहाँ से a इनवर्स बराबर हो जाएगा 1/11 a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 6i। और अगर आपको सॉल्व करना है तो यहीं पे आप a स्क्वायर की वैल्यू भर देंगे। a स्क्वायर 4 3 1 2 1 माइनस 2 1 2 1। फिर से आप ये दोबारा मैट्रिक्स लिख देंगे 4 3 1 2 1 माइनस 2 1 2 1। तो देखिए हमने भर दिया a स्क्वायर, फिर माइनस के साथ में क्या आ जाएगा 6a। 6a में फिर से यही a की वैल्यू भर देंगे 4 3 1 2 1 माइनस 2 1 2 1। ठीक है, प्लस 6i, तो 6i की वैल्यू है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और इसको सॉल्व करते ही हमारे पास जो इनवर्स कैलकुलेट करना है वो आंसर आ जाएगा, है ना। तो देखिए हम कैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले इतना लिख लेंगे फिर उसके बाद मैं आगे कर रहा हूं। पुश करो बस। देखिए यहां से अब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, 3 2 जा 6, 1 1 जा 1, तीनों का ऐड करेंगे तो यहाँ पे 23 आ जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, तो हमने इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया हुआ है। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई 6 4 जा 24, तो ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके माइनस के साथ में हमने इसको यहाँ लिख दिया हुआ है। फिर इस 6 का सब में अंदर मल्टीप्लाई किए तो ये 6 हो गया, देखिए मैंने उसको यहाँ लिख रखा है। फिर इन तीनों मैट्रिक्स का एडिशन आप क्लास 12 में सीखे होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो मैंने इन तीनों मैट्रिक्स को ऐड किया तो देखिए एक मैट्रिक्स आ गया 1/11 सबके आगे मल्टीप्लाई में था तो पड़ा हुआ है। आपने क्या देखा, इस तरीके से हमारे पास ए इनवर्स निकल चुका है, जो हम क्लास 12 में टेक्निक से निकालते थे, जहां पे हम माइनस को फैक्टर्स एडजॉइंट मैट्रिसेस का यूज करते थे। आप एक दूसरी विधि जिसका नाम हम लोग कैलीज हैमिल्टन थ्योरम रखे हुए हैं, उस हिसाब से भी हमने ए इनवर्स फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, और यहाँ से देखिए ए इनवर्स हमने बहुत ही आराम से कैलकुलेट कर लिया, तो ये क्वेश्चन आपको 7 नंबर दिला सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए अब हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस हैज फर्स्ट यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा है नो सॉल्यूशन, और तीसरा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो आइए जिक्र करते हैं, इसका मैं बेसिक भी आपको बता देता हूं। ये क्वेश्चन रहेगा दूसरे वाले पार्ट के ए या बी में से किसी में, या फिर तीसरे क्वेश्चन के ए और बी मिलेगा आपको। ठीक है, 7 नंबर में। इसको कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दे आर आइदर बी होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस अकॉर्डिंग एज बी इज 0 और नॉन 0। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लीनियर सिस्टम के पास कब यूनिक सॉल्यूशन होता है, कब इंफिनिटी होता है, कब नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास एक सिस्टम है ax इक्वल टू बी, ax इक्वल टू बी आपके पास एक सिस्टम है। अगर b 0 है तो उसको होमोजेनियस कहते हैं, और b 0 नहीं है तो उसको क्या कहते हैं, नॉन होमोजेनियस। अब इस सिस्टम के पास क्या होगा, तो सबसे पहले हम एक जनरेट करेंगे मैट्रिक्स ऐसे इस तरीके से, आज जिसको मैं कहता हूं आर्गुमेंटेड ए बी। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, हम मैट्रिक्स ए का रैंक निकालेंगे सबसे पहले, और दूसरा आर्गुमेंटेड ए बी का रैंक निकालेंगे। ठीक है ना, अभी मैं अपने प्रॉब्लम में बताऊंगा कि आर्गुमेंटेड ए बी कैसे निकालते हैं। दोनों का रैंक निकाल लेंगे और उसी बिहाफ पर हम जज करेंगे। देखिए यदि जो है रैंक ऑफ ए ये बराबर हो जाए रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड ए बी के,
अगर ये बराबर हो जाए तो सिस्टम को कंसिस्टेंट कहा जाएगा। सिस्टम इज कंसिस्टेंट इट हैज सॉल्यूशन। इसके पास क्या होगा? इट हैज सॉल्यूशन। सिस्टम को कंसिस्टेंट कहते हैं और इसके पास सॉल्यूशन मिलेगा, इसकी गारंटी है। दूसरा है, यदि रैंक ऑफ ए जो है ये बराबर नहीं होता है रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड ए बी के, तो यहां पे सिस्टम इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। सिस्टम को हम इनकंसिस्टेंट कहेंगे एंड इट हैज नो सॉल्यूशन। इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट है और इसके पास सॉल्यूशन है तो फिर हमसे पूछा जाएगा कि क्या इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अब आप ध्यान देंगे, मैं यहां पे लिखूंगा यदि रैंक ऑफ ए बराबर हो जाएगा रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड ए बी के और ये बराबर होगा नंबर ऑफ अननोन्स के, मतलब जो एक्स वाई जेड है रैंक ए का उतना ही आया यानी 3 अगर आ गया और रैंक आर्गुमेंटेड ए भी 3 आ गया और उतने ही हमारे पास एक्स वाई जेड है यानी अननोन्स हैं, तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, उसके पास सॉल्यूशन होगा और वो सॉल्यूशन यूनिक होगा। ठीक है, सिस्टम नंबर ऑफ अननोन्स, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर जो हमारा रैंक ऑफ ए है ये रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड ए बी के बराबर तो है लेकिन नंबर ऑफ अननोन्स से छोटा है, लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, तो इस केस में सिस्टम के पास सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो अब देखिए बड़े आराम से हम जज कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक सिस्टम दिया रहेगा, इसमें हम रैंक ए का कैलकुलेट करेंगे, रैंक आर्गुमेंटेड ए बी का कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद जज करना स्टार्ट करेंगे। यदि रैंक ऑफ ए बी के आर्गुमेंटेड ए बी के बराबर है सिस्टम को कंसिस्टेंट कहा जाएगा, मतलब कि उसके पास सॉल्यूशन है। अगर ये सॉल्यूशन है तो फिर ये दोनों अगर आपस में बराबर हो गए और वो नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर है तो सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन है। और अगर बराबर तो हैं लेकिन अननोन्स से छोटे कम हैं तो सिस्टम के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और यदि रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड ए बी के बराबर नहीं है सिस्टम इनकंसिस्टेंट कहा जाएगा और इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। वी से सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। देखिए यही 3 चीजों का यहाँ जिक्र करना है, यही इस प्रॉब्लम का बेस बैकग्राउंड है। अगर आपको ये आता है तो इस सिस्टम को सॉल्व करना बहुत आसान है। इस तरीके के प्रॉब्लम पूछा गया प्रॉब्लम है 2022-23 का और ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये बड़े आराम से 7 मार्क्स आपको दिला देते हैं। तो आइए अब सीखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसे इरेज करके मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप ये लिख लेंगे आराम से बाद में। देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे डील किया जाए, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन से सिस्टम बनाना है और फिर सिस्टम के बिहाफ पे सॉल्व करना है। देखिए गिवन दैट x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, x प्लस 2y प्लस 5z इक्वल टू 10 और 2x प्लस 3y प्लस लेमडा जेड इक्वल टू म्यू। यहां से नाउ द मैट्रिक्स फॉर्म इज गिवन एज, मैट्रिक्स फॉर्म हम लोग कैसे देंगे, गिवन एज 1 1 1 1 2 5 2 3 लेमडा x y z 6 10 म्यू। ठीक है, हमने ये काम किया। तो इसके बाद देखिए अब हमारे पास इसी को हम लिख सकते हैं बड़े आराम से। इसको बना देते हैं a, इसको बना देते हैं x और इसको बना देते हैं b। तो देन इस प्रकार ax जो है वो किसके बराबर हो गया है, b के। यहाँ पे बता देंगे कि a क्या है, जहाँ पे a जो है वो 1 1 1 1 2 5 2 3 लेमडा, जो x है वो आ जाएगा x y z के फॉर्मेट में और जो b हमारा है वो हो जाएगा 6 10 और म्यू के फॉर्मेट में। ठीक है, बात आ जाएगी बेटा, ध्यान रखो बोर्ड पे। अगर यहाँ पे आर्गुमेंटेड ए बी की बात किया जाए तो जो हमारा आर्गुमेंटेड ए बी है ये बन जाएगा 1 1 1
1 2 5 2 3 लेमडा, और दूसरी b की वैल्यू यहां पुट कर देंगे 6 10 और म्यू। देखिए हम अपने प्रॉब्लम पे पहुंच चुके हैं। अब यहां से हमारा सिर्फ एक इकलौता टास्क यही है कि इस मैट्रिक्स को हम लोग एक्लान फॉर्म में करके रैंक इवैल्यूएट करें। रैंक निकालना हमने आपको पहले सिखाया था, ठीक है। तो आइए अब यूज करते हैं एक्लान फॉर्म। तो यहां से इस तरीके से अब हम आर्गुमेंटेड एबी के बारे में लिखते हैं। देखिए आर्गुमेंटेड एबी जो है हमारा, ये क्या होगा, तो सबसे हम देख रहे हैं कि ये दोनों नंबर बराबर हैं। मुझे अब क्या करना है, इसके नीचे ये दोनों जीरो हो जाए और इसके नीचे वाला ये एलिमेंट जीरो हो जाए। अगर मैं इसको जीरो करना चाहता हूं तो हम बड़े आराम से ऑपरेशन लगा सकते हैं कि R2 लिखने के लिए R2 माइनस R1 कर दें, और R3 को अगर मुझे इसको जीरो करना है तो इसमें दो का, पहले में दो का गुणा कर दें। पहले में यदि हम दो का गुणा करके दूसरे में से घटा देते हैं तो ऐसे लिखने में अच्छा रहेगा R3 माइनस 2R1, ठीक है। यही ऑपरेशन यूज कर रहे हैं। ऑपरेशन यूज करेंगे तो पहले लाइन में कोई बदलाव नहीं हुआ तो हम आगे आराम से इसे लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। दूसरे लाइन में ये जीरो हो जाएंगे। 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 1 4 और 10 माइनस 6 इज ऑल्सो 4। फिर इसमें दो का गुणा करके घटाएंगे तो जीरो, इसमें दो का गुणा करके घटाएंगे तो 1, और इसमें दो का गुणा करके अगर हम घटा रहे हैं तो ये हो जाएगा लेमडा माइनस 2, और इसमें से अगर हम दो का गुणा करके घटा रहे हैं तो ये हो जाएगा म्यू माइनस 12, ठीक है। अब हमारा टारगेट है इसको जीरो करना। देखिए दोनों अंक बराबर आ चुके हैं, यानी कि अगर हम R3 लिखना चाह रहे हैं तो बड़े आराम से हम R3 माइनस R2 कर दें, तो इस तरीके से जो हमारा आर्गुमेंटेड एबी है ये बराबर हो जाएगा 1 1 1 6 0 1 4 4, और तीसरा एंट्री जो हमारा है वो हो जाएगा 0 0 लेमडा माइनस, इसको जब इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा 6, और इसको इसमें से घटाएंगे आ जाएगा तो म्यू माइनस 16, ठीक है। अब इसी मैट्रिक्स पे हमारी केस स्टडी चलेगी, और इस तरीके से हम लेमडा और म्यू के डिफरेंट मान के लिए केस स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहां आने के बाद से तुरंत हम लोग अब ये जो दिया हुआ है कि इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, उस केस का डिस्कशन करेंगे। देखिए कैसे, तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं कि जब हमारे सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन कैसे होगा। देखिए फर्स्ट यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि यदि, कब होता है, अभी मैंने आपको पहले बताया है, यदि रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड एबी के बराबर हो जाए और वो नंबर्स ऑफ अननोन्स के बराबर आए। तो आप देखिए नंबर्स ऑफ अननोन्स यहाँ कितने हैं, एक्स वाई जेड यानी 3 है। मींस इस मैट्रिक्स का रैंक कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। आर्गुमेंटेड एबी का रैंक कितना आना, 3 आना चाहिए। देखिए आपकी मर्जी, आप म्यू की यहाँ कोई भी वैल्यू ले लो, अगर हमारा लेमडा 6 के बराबर नहीं है यानी ये एलिमेंट कभी जीरो नहीं होगा, यानी हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, यानी इसका रैंक 3 से कभी कम हो ही नहीं सकता। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास है फॉर लेमडा इज इक्वल टू, for lambda not equal to 6 and mu can any value of real number, system has, यहाँ पे देखेंगे कि रैंक ऑफ ए जो है वो बराबर हो जाएगा रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड एबी के। ये दोनों वैल्यू किसके बराबर है, 3 के, ये और ये बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ अननोन्स के, नंबर ऑफ अननोन्स। तो इस तरीके से ये इंप्लाई करेगा सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम जो है हमारा है वो कंसिस्टेंट है, एंड इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, और इसके पास क्या मिल गया, यूनिक सॉल्यूशन मिल गया। फिर दूसरा जो हमारा डिस्कशन है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब आएगा, नो सॉल्यूशन आपको तब मिलेगा यदि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड ए बी बराबर ना हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रैंक ऑफ ए को 2 लाने के लिए हम लेमडा की वैल्यू यहाँ 6 भर देते हैं और म्यू की वैल्यू 16 के अलावा कोई और लेते हैं, ठीक है। फॉर लेमडा इज इक्वल टू 6, फॉर लेमडा इज इक्वल टू 6 एंड म्यू नॉट इक्वल टू 16, म्यू अगर हमारा 16 के बराबर नहीं है और लेमडा 6 के बराबर है, तो इस तरीके से जो हमारा रैंक ऑफ ए है ये तो आएगा 2, बट जो रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड ए बी है ये आएगा 3। इसका मतलब कि रैंक ऑफ ए जो है वो बराबर नहीं है रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड ए बी के। इसका मतलब सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड इट हैज नो सॉल्यूशन, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट और इट हैज नो सॉल्यूशन, इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तीसरा केस आता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का।
ठीक है। इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होगा? यदि रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड यदि के बराबर हो जाए लेकिन नंबर ऑफ अननोन्स से छोटा रहे, तो भाई नंबर ऑफ अननोन्स इसमें है 3, यानी कि आपका रैंक होना कितना चाहिए? दोनों का 2। कब होगा? यदि लेमडा की वैल्यू 6 ले लें, म्यू की वैल्यू 16 ले लें, तो दोनों 0 हो जाएंगे और 0 होने के बाद तुरंत दोनों का रैंक बराबर हो जाएगा, अननोन से छोटा रहेगा, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। देखिए केस नंबर 3, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा? फॉर लेमडा इज इक्वल टू 6 एंड म्यू इज इक्वल टू 16, रैंक ऑफ ए की वैल्यू हो जाएगी 2, रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड ए बी की वैल्यू भी कितनी है? 2। इसका मतलब रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड ए बी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। अननोन्स से जो है कि छोटा आ गया, इसका मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट तो है क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। सिस्टम इज consistent and it has infinite solution। उस सिस्टम के पास क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से देखिए ये भी प्रॉब्लम पूर्ण हुआ और आपने क्या सीखा? पहला 7 नंबर का क्वेश्चन कैलीज हैमिल्टन के बेस पे। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, केस स्टडी विद लैम्डा एज म्यू। ये भी प्रॉब्लम 7 नंबर में आया भी हुआ है, आ भी सकता है। इसी तरीके के आपको स्टडीज करनी है जो मैंने आपको बताया कि ax बराबर b में कब यूनिक कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेगा, वही इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन आता है अगर आपको वो पता है तो आप उस तरीके से रैंक के बिहाफ पे आप ये बता पाएंगे कि उसके पास यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करेंगे हाउ टू फाइंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। तो देखिए वो भी प्रॉब्लम 7 नंबर का है। तो देखिए तीसरा हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे फाइंड ऑल आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स दिस। तो इसमें देखिए आप ये मत समझिए कि यही वाली मैट्रिक्स एग्जाम में छप जाएगी, बिल्कुल नहीं। इस तरीके की कोई भी मैट्रिक्स दिया हो, आपका टारगेट क्या है कि आपको आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी मैट्रिक्स देगा 7 नंबर का प्रॉब्लम रहेगा, आप वहां पे आइगन वैल्यू निकाल करके दिखा देंगे। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा कि फाइंड ऑल आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, यानी कि जितने आइगन वैल्यू होंगे और जितने आइगन वेक्टर आपको निकाल के दिखाने हैं। ठीक है, तो बहुत आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग प्रॉब्लम शुरू ही करते हैं गिवन दैट, जो इंफॉर्मेशन दिया है सबसे पहला टारगेट रहता है उसको लिखना। तो -2 2 -3 2 1 -6 -1 -2 0, ये हमें मैट्रिक्स दिया गया था। मैं इसमें अब भाई आइगन वैल्यू निकालना है। क्या होता है आइगन वैल्यू? द रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, तब ना उसका रूट निकालेंगे। तो यहां देखिए द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन बाय, अभी हमने आपको पिछले प्रॉब्लम में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना सिखाया था, फिर दोबारा नहीं बता रहे हैं आपको कैसे लिखना होता है। डिटर्मिनेंट a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0, फिर हमने बताया था कैसे लिखेंगे, लेमडा क्यूब, फिर यहाँ पे आएगा माइनस डायगोनल का सम, तो -2 + 1 करेंगे तो -1 आएगा, और इसके बाद आप यहाँ पे क्या कर लेंगे प्लस लेमडा स्क्वायर। इसी तरीके से आप सोल्व करेंगे तो यही आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा। ठीक है, यहां से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया। अब आपका टारगेट है रूट निकालना। ठीक है, रूट देखिए मैं आपको बताता हूं एग्जामिनेशन में जो है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है। ठीक है, आप क्या करिएगा, कैलकुलेटर लेके जाइएगा, कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करिएगा। लेमडा नहीं दिखेगा बेटा कोई बात नहीं, लेमडा की जगह पे एक्स वेरिएबल यूज करके इस पॉलिनोमियल को सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद से आपको 3 वैल्यू मिल जाएंगे। 3 वैल्यू मिलने के बाद से आप एग्जैक्टली उसे एग्जीक्यूट करके वहां से लेमडास की वैल्यू निकाल लेंगे। वैल्यू निकालने के बाद आप आइगन वेक्टर की ओर मूव करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है तो एक और मैं आपको तरीका छोटा सा बता देता हूं जिससे आप निकाल सकते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड का मैंने अपनी क्लास में जिक्र किया था। तो हीट एंड ट्रायल मेथड होता है कि आप एक बार 0 रखिए, 1 रखिए, -1 रखिए, 2 रखिए, -2 रखिए, तो आपको कहीं ना कहीं वो रूट मिल जाएगा। तो यानी कि इस प्रॉब्लम में अगर आप लेमडा इक्वल टू -3 रखें, फॉर लेमडा इक्वल टू -3, तो आप देखिए बड़े आराम से इसे सेटिस्फाई करेगा।
यानी कि अब यहाँ जहां जहां लेमडा है वहां वहां आप -3 रखिए तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि लेमडा इक्वल टू -3 एक इस इक्वेशन का रूट है। फिर हमने आपको सिंथेटिक डिवीजन मेथड बताया था कि किस तरीके से हम सिंथेटिक डिवीजन यूज करेंगे। देखिए, जो ये कोफिशिएंट है हम लोग कोफिशिएंट लिख लेते हैं। कोफिशिएंट लिखने के बाद से हम लोग क्या करते हैं, अपने मन से यहाँ 0 लिख लेते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड से जो रूट पाए हैं उसको यहाँ लिख लेते हैं। इनको सम करके यहाँ लिख देते हैं। इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं। फिर इसका सम करके यहाँ लिख देते हैं। फिर इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं। फिर इसका सम करके यहाँ लिख देते हैं। फिर इनका यहाँ पे -15 होगा। फिर इनका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं। और यहाँ आप देखेंगे एग्जैक्टली वही नंबर आएगा जो यहाँ पे अपोजिट है। इन दोनों का सम क्या हो जाना चाहिए, 0, तभी तो पावर रिड्यूस होगा। और इस तरीके से आप देखेंगे अगर लेमडा -3 एक रूट है, यानी कि लेमडा +3 इस दिए गए इक्वेशन का एक फैक्टर आएगा। और यहाँ से आप पावर एक एक कम करके कोफिशिएंट के साथ में लिख दीजिए, लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा -15 इक्वल टू 0। और आपको पता ही है सिरधराचार्य या फैक्टराइजेशन मेथड, आप इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये लेमडा +3 लेमडा -5 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब आप इसको अगर 0 करते हैं तो लेमडा की वैल्यू 5 आ जाएगी। यानी पहली लेमडा की वैल्यू 5, दूसरी लेमडा की वैल्यू -3 और तीसरी लेमडा की वैल्यू भी क्या आ गई, -3। तो यही हमारी आइगन वैल्यू है। तो हम बता देंगे दीज आर द आइगन वैल्यूज, दीज आर द आइगन वैल्यूज, ये हमारी आइगन वैल्यूज हैं। देखिए कितना आसान है। आप यहाँ पे मैट्रिक्स दिया गया था, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखे, ये निकालने का तरीका मैंने पिछले वीडियो में अभी जिक्र किया था, पिछले क्वेश्चन में। आप वहां से कैलकुलेटर आपके पास रहेगा, उसमें वैल्यू भरेंगे, सीधा ही मिल जाएगा, बता देंगे आइगन वैल्यू। यहां तक आने पे आपको 3 नंबर आराम से मिल जाने हैं। अब आपको निकालना है आइगन वेक्टर। तो जो आइगन वेक्टर का कंसेप्ट होता है, यहां पे आपको मानना पड़ेगा लेट x इक्वल टू, x क्या है, नॉट इक्वल टू 0 बी एनी वेक्टर। हमेशा हम नॉन जीरो सोल्यूशन, नॉन जीरो वेक्टर ही मानेंगे, क्योंकि आइगन जो वेक्टर होते हैं वो नॉन जीरो सोल्यूशन होते हैं ऑफ द इक्वेशन a माइनस लेमडा आई ऑफ x इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है इसका नाम है आइगन इक्वेशन, और जो इसका सॉल्यूशन होता है उसे हम कहते हैं आइगन वेक्टर। अब आप लोग कभी कभी क्या करते हैं, जब हम कॉपी चेक करते रहते हैं उसमें 0 0 आता है, वही आइगन वेक्टर हो जाता है। बेटा जब डेफिनेशन ही नॉन जीरो है तो फिर आप जीरो वेक्टर जो है आइगन वेक्टर कैसे हो सकता है? तो आप ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। आप यहाँ से a माइनस लेमडा आई ऑफ x इक्वल टू 0 कैलकुलेट करेंगे। देखिए हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, बहुत ही आसान है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लेमडा कॉर्नर पे मल्टीप्लाई है, यानी जो मैट्रिक्स आपको दिया गया था यहाँ यहाँ आप लेमडा सब्ट्रैक्ट करके इसमें लिख दीजिए। तो ये आ जाएगा 2 माइनस लेमडा 2 -3, फिर आ जाएगा 2 1 माइनस लेमडा -6 -1 -2, और आ जाएगा यहाँ पे माइनस लेमडा इंटू x1 x2 x3। या आपकी मर्जी है तो आप XYZ ले लीजिए, ये आपके ऊपर है। चलिए मैं XYZ ही लिख देता हूं, XYZ इक्वल टू 0 0 0। तो देखिए ये आपके पास आइगन इक्वेशन तैयार हो गया है। अब लेमडा की ये डिफरेंट मान के लिए, लेमडा इज इक्वल टू 5 के लिए, लेमडा इज इक्वल टू -3 के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखिए आप यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे फॉर पहला आइगन वेक्टर निकालने चला हूं, फॉर लेमडा 1 इक्वल टू 5 के लिए, यानी जहां जहां लेमडा है यहाँ पे आप यहाँ पे 5 भर दीजिए। जब 5 भरेंगे तो आपके पास आ जाएगा -7 2 -3 2, और यहां से आ जाएगा 1 -5 यानी कि -4 -6 -1 -2 एंड -5। ठीक है, ये आ गया। और इसके बाद यहाँ पे भर देंगे हम लोग x y z, और यहाँ बगल में आपके पास चल ही रहा है 0 0 0। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, फिर से इस मैट्रिक्स को इक्लान फॉर्म में करना और कर करके इसका सॉल्यूशन निकालना। देखिए जब हम इक्लान फॉर्म में इसे ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास वेक्टर जैसे है R2 है, इसको 0 करना है, यानी अगर मैं इसमें 7 का गुणा कर दूं तो ये 14 हो जाएगा। अगर मैं इसमें 2 का गुणा कर दूं तो ये भी 14 हो जाएगा। और देखिए यहाँ प्लस के सिंबल है, यहाँ माइनस का है, दोनों को जोड़ दें तो बड़े आराम से 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर R2 में हम क्या लिखें, 7 के साथ में R2 और प्लस 2 टाइम्स R1 करें तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे इसको 0 करना है तो R3 लिखने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा,
कि इसमें अगर मैं 7 का गुणा कर दूं 7R3 और माइनस केवल R1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये भी 0 हो जाएगा। ये ऑपरेशन आप एग्जीक्यूट करिए हर एलिमेंट पे 7 2 -3, थोड़ा नजदीक लिख लेते हैं, 7 2 -3, तो ये दोनों तो 0 ही हो जाने हैं क्योंकि उसी के लिए सेटिंग किया गया है। ठीक है, आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे 7R2, 7 4 जा 28 -28 और 2 2 जा 4 -24 माइनस कितना आ जाएगा -28 प्लस 4 बराबर -24। ऐसे आप इसका गुणा करेंगे, इसमें 7 का गुणा करना है तो 7 6 जा 48 और फिर यहाँ पे 2R2 करेंगे 3 2 जा -6, बीच में किसका सिंबल है प्लस का। तो आप देखिए यहाँ से 42 और -6 यानी कि -48 आ जाएगा, है ना। फिर इसी तरीके से आप यहाँ पे ये वाला ऑपरेशन एग्जीक्यूट करेंगे तो 7 2 जा -14 और -2 यानी ये आ जाएगा -16। और इसी तरीके से यहाँ पे 7 5 जा -35 और -35 -3 कितना आ जाएगा -32। देखिए कैसे 7 5 जा -35 और माइनस माइनस प्लस 3, -35 प्लस 3 इज -32। तो इस तरीके से यहाँ पे आ गया है x y एंड z और यहाँ पे आ गया है 0 0 0। देखिए हमने बड़े आराम से इसे सॉल्व किया। अब बस हमारा एक छोटा सा काम है, अगर हम क्या करते हैं कि इस R2 को -24 से डिवाइड कर दें और इसको भी किससे डिवाइड कर दें -16 से, तो ये हमारा थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। R2 लिखने के लिए R2 बाई -24 एंड R3 लिखने के लिए R3 बाई -16। तो यहाँ से हमारा जो सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस आ जाएगा वो 0 1 2 आ जाएगा, नीचे वाला भी 0 1 2 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा और तीसरा जो हमारा रो है वो बराबर हो गया, यानी कि अगर एक छोटा सा हम ऑपरेशन लगाएं कि R3 लिखने के लिए, यहाँ पे देखिए अगर हम R3 लिखने के लिए R3 माइनस R2 कर दें तो कितने आराम से वो 0 हो जाएगा, है ना। अगर हम R3 लिखने के लिए R3 माइनस R2 कर दें तो नीचे वाला 0 हो जाएगा। तो यहां से -7 2 -3 0 1 2 और 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई जेड एज इट इज रहेगा, एक्स वाई जेड 0 0 0। यहां से इसे हम सॉल्व करेंगे तो -7x प्लस 2y -3z बराबर 0, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो y प्लस 2z बराबर 0। ठीक है, सॉल्व करेंगे, इसका नाम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम टू y की वैल्यू हो जाएगी -2z। हम क्या करते हैं लेट z बराबर k, z की वैल्यू k मान लेते हैं तो y बराबर हो जाएगा -2k। तो फ्रॉम 1 से अगर हम x निकालना चाहें तो 7x, इसको सीधा उठा के उधर भेज दें तो 7x इससे बराबर हो जाएगा 2y -3zk। तो यहाँ से हम वैल्यू y की भरते हैं और माइनस z की भरते हैं। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 ये k है, 4k -3k, 4 पर प्लस का 1, तो यहाँ से आ जाएगा k, सॉरी 2 2 जा 4 -4k और -3k, तो ये हो जाएगा -7k। अब देखिए x की से भाग दे देंगे, x इक्वल टू -7k/7 यानी कि रिजल्ट आया -k, यानी x की वैल्यू आ गई है -k। तो इस तरीके से पहला हमारा आइगन वेक्टर आ चुका है। पहला जो हमारा आइगन वेक्टर है वो है x इक्वल टू एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड में x की वैल्यू आई है -k, y की वैल्यू आई है -2k और z की वैल्यू आई है k। ठीक है, यहाँ से हम -1 -2 और 1 ले लेते हैं और यहाँ पे बाहर k लिख देते हैं। k बिलोंग करता है किसी नंबर में, अगर k को हम -1 ले लें तो 1 1 1 2 -1 भी एक आइगन वेक्टर हो सकता है इसी फैमिली का। ठीक है, k की वैल्यू -1 ले लें तो बड़े आराम से दीज आर द फर्स्ट आइगन वेक्टर, दैट इज फॉर λ1 इक्वल टू 5, जो इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आपको मिला, आप -1 -2 और 1 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने पहला आइगन वेक्टर ऑब्टेन किया। फिर उसी प्रोसेस में अब हम जाएंगे और लेमडा की वैल्यू -3 भरेंगे
और दूसरा आइगन वेक्टर भी ऑब्टेन करेंगे, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूं। चलिए देखिए, अब जब हमने लेमडा की वैल्यू -3 ले जाकर के अपने आइगन इक्वेशन में भरा तो हमें दोबारा ये मैट्रिक्स मिली। अब मुझे इसे सॉल्व करके यहाँ से एक्स वाई जेड निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ 1 है, फिर से हमें इसको 0 करना है, तो बहुत ही सस्ता उपाय है। R2 में अगर आप 2R1 मल्टीप्लाई कर दें और इसको 0 करना है तो ये उससे भी सस्ता है, खाली उसको R1 में जोड़ दें बस, ये 0 हो जाएंगे। यानी कि अगले प्रोसेस में पहले रो में हम कुछ भी नहीं बदलेंगे, इसमें कुछ बदलना ही नहीं है, इन्हें आप ऐसे ही छाप दीजिए और ये हो जाएंगे 0 0 0। और यहाँ से देखिए ये दोनों 0 के लिए ही सेट किए थे, फिर सिर्फ 4 जगह चेंज करना है, यही ऑपरेशन है। R2 माइनस 2R1, R2 की वैल्यू है 4, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो फिर से 4 हो जाएगा, घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। वही काम यहाँ करना है, -6 यानी कि -6 माइनस 2 टाइम्स -3 रखेंगे, 3 2 जा 6 यानी कि ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिमिलरली इनको अगर हम डील करने आए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ R3 प्लस R2, देखिए इन्हें जोड़े तो 0 हो गया, इनको जोड़े तो ये भी 0 हो गया। कितना इजी है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, देखिए पैरामीटर 3 है, वेरिएबल 3 है, इक्वेशन 1 है, यानी 2 जने को मानना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 0, एक ही इक्वेशन है। तो सबसे पहले ये मान लेते हैं, लेट z की वैल्यू हमारी k1 है और y की वैल्यू k2 है। अब इसको रख करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x हमारा आ जाएगा -2y प्लस 3z, यानी कि -2, y की वैल्यू हमने मान रखा है k2 और z की वैल्यू हमने मान रखा है k1, ठीक है। तो यहाँ से x आ गया -2 टाइम्स ऑफ k2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ k1। तो जो हमारा वेक्टर आया x वेक्टर, वो हम लिखते हैं ऐसे x y z। x2 निकालने के लिए हम लोग यहाँ पहुंचे हैं -2 टाइम्स ऑफ k2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ k1। इसको थोड़ा सजा के लिख देते हैं, k1 को पहले लिख देते हैं और k2 को थोड़ा बाद में लिख देते हैं। इसको हम बड़े आराम से ऐसे लिख सकते हैं। और y की वैल्यू है k2, तो सिर्फ k2 अगर हमें लिखना है तो हम 0 टाइम्स k1 इंटू 1 टाइम्स ऑफ k2 लिख सकते हैं। k1 लिखना है z की वैल्यू, तो 1 टाइम्स ऑफ k1 प्लस 0 टाइम्स ऑफ k2 लिख सकते हैं। देखिए हम बड़े आराम से लिख सकते हैं ऐसे। मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम चाहे तो इसको 3k1 0 इंटू k1 1 इंटू k1 लिख सकते हैं, प्लस और यहाँ से हम -2 इंटू k2 1 इंटू k2 और 0 इंटू k2 लिख सकते हैं। और यहाँ से आ जाएगा 301 और यहाँ पे आ जाएगा k2 प्लस -210 और यहाँ पे आ जाएगा k2, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे k1 कॉमन लिया है ना, k1 आएगा। यहाँ पे k1 और k2 जो है, k1 हमारा है और जो k2 है ये दुनिया का कोई रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर लेमडा इज इक्वल टू -3, लेमडा 2 इज इक्वल टू -3 इक्वल टू लेमडा 3, ये दोनों आइगन वैल्यूज बराबर आई थे। हमने दोनों के लिए अलग अलग आइगन वेक्टर कैलकुलेट किया। x2 की जो वैल्यू है वो 301 है, x3 की जो वैल्यू है, तीसरा आइगन वेक्टर जो हमारा है वो -2 1 और 0 के बराबर आ गया है। तो इस तरीके से 10 आप बताएंगे आइगन वैल्यूज आर 5 -3 जो आइगन वेक्टर हैं वो हमारे आ गए हैं 1 2 -1 -2 और 1। फिर दूसरा आइगन वेक्टर यहाँ लिख देंगे 301 और तीसरा आइगन वेक्टर है -2 1। तो देखिए इस तरीके से हमने मैट्रिक्स लिखा ये, और इस मैट्रिक्स की ये आइगन वैल्यू आ गई और ये आइगन वेक्टर आ गए। अगर आप इतना कर देते हैं तो आपको मिलेगा 7 नंबर, है ना। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा इसको इधर लिख देता हूँ। जो आइगन वैल्यूज हैं वो है -5 -3 जो आइगन वेक्टर्स हैं, आइगन वेक्टर जो हमारा पहला आइगन वेक्टर है वो -1 -2 1 है। जो दूसरा आइगन वेक्टर है आपके सामने लिखा हुआ है 301 और जो तीसरा आइगन वेक्टर है वो है -2 1 और 0। तो ये इस तरीके से हमने 7 3 का 21 नंबर का जो आपकी बाउंड्री होती है, और हमने 3 क्वेश्चन भी आपको बता दिए हैं। तो ये हमारा पहला सेशन था, और इसके आगे मैं आपको 3 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा अपने पार्ट 2 में। ये पास होने का पार्ट 1 है और इसके आप आगे देखना ना भूलिए पार्ट 2, ठीक है। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।